Namaste students, I'm Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotechnology, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapith Women's University. Today I'm going to discuss about the topic role of microorganisms in industry and medicine. तो हम पहले बात करते हैं माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो fermentation process के अंदर इन्वॉल्व होता है एंड दे आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ different industrial products such as beverages, malted cereal, fruit juices and antibiotics। तो पहले हम बात करते हैं बेवरेजेस की। तो बेवरेज जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स होता है जिसका सबसे बड़ा रोल होता है और वो होता है यीस्ट। यीस्ट के अंदर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज होती है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और बहुत सारे बेवरेजेस का प्रोडक्शन होता है जैसे बियर, ब्रांडी, रम, वाइन, विस्की और माइक्रोब्स इनका प्रोडक्शन करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स पर ही ये जो इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है क्योंकि फर्मेंटेशन के बिना वाइन का प्रोडक्शन और बेवरेजेस का प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको ब्रेवर्स यीस्ट भी कहते हैं, बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो यीस्ट जो इनको प्रोडक्शन करती है इनको ब्रेवर्स यीस्ट भी कहते हैं, बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। और इनका जो रोल है अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन भी माइक्रोब्स ही करते हैं और जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ है वो है लेमन से। ठीक है, साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ था लेमन से और ये प्रोसेस भी फर्मेंटेशन से ही हुआ है। जैसे एसिटोबैक्टर है, लैक्टोबैसिलस है, ये कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो भी माइक्रोब्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। ठीक है, और नेचुरली भी वो एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में माइक्रोब से ही आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मल माइक्रोबाइट कहते हैं और ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स को सप्लाई करते रहते हैं। तो लैब्स के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर इन माइक्रोब्स का यूज होने लग गया है जिससे ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं। तो लैब के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती है जिससे ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनका यूज हो सकता है एंजाइम प्रोडक्शन से और ये एंजाइम्स फिर हम ह्यूमंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इंडस्ट्री इस टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है क्योंकि एंटीबायोटिक होते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ह्यूमंस के लिए। और सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, नोटोट्रम से बनने वाली पेनिसिलिन। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स भी माइक्रोब्स का एक डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो खुद अपना प्रोटेक्शन करते हैं दूसरे बैक्टीरिया से। तो इसके लिए वो कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं एंटीबायोटिक। हम बैक्टीरिया से या माइक्रोब्स से, जो भी माइक्रोब्स हैं उनसे ये टॉक्सिक ले निकालते हैं और उन टॉक्सिक को हम ह्यूमंस के लिए यूज कर सकते हैं ताकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए हमारी बॉडी
ससेप्टेबल हो जाए, हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी में उनके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन एक बॉडी सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। तो माइक्रोब्स के थ्रू ये विटामिन कैसे बनता है? तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ह्यूमन के लिए बनाते माइक्रोब्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो जो विटामिन बनाते हैं वो हमारी ह्यूमन की बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके बॉडी के अंदर वो विटामिन नहीं बन पाते हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि ये विटामिन हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बना सकते हैं, और वह फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है इंडस्ट्री से। ठीक है, तो कुछ विटामिन होते हैं जैसे विटामिन के है, विटामिन B12 है, थायमिन है, पैंथोइनिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है, पायरिडॉक्सिन है। ये विटामिन जो हैं वो हम मैक्रो से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का जो यूज होता है वो होता है शुगर के कंट्रोल करने के लिए। तो माइक्रोब्स का भी यूज हो रहा है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। और माइक्रोब्स कैसे बनाते हैं इंसुलिन को? माइक्रोब्स को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम माइक्रोब्स को लेते हैं, उनको एक स्टेनलेस स्टील के अंदर फर्मेंटर के अंदर डालते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और फिर उनका फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से हम अपना इंसुलिन जो होता है वो आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और ह्यूमन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलिन जो है इंडस्ट्री के थ्रू बनता है। तो हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं और एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो कौन कौन से एसिड्स बनते हैं? तो हम बात करते हैं एसिटिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, प्रोपेनिक एसिड है, सार्टिक एसिड है, लाइसिन। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया बनाते हैं। और कौन कौन से बनाते हैं? जैसे एसिटिक एसिड है, उसको बनाने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? एसिटोबैक्टर है। ग्लूकोनिक एसिड को बनाने वाला एसिटोबैक्टर। लैक्टिक एसिड को बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। प्रोपियोनिक एसिड को बनाने वाला बैक्टीरिया प्रोपियोनोबैक्टीरियम। सार्टिक एसिड को बनाने वाला बेसिलस लाइचिकोनिफॉर्मिस। लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोटीज। इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर बनते हैं और इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करके इनको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिनोमाइसीट्स की। बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट ये प्रोकैरियोट्स में काउंट होते हैं। और एक्टिनोमाइसीट्स का क्या काम होता है इंडस्ट्री के अंदर? तो एक्टिनोमाइसीट्स एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक्स का कर देते हैं, बायोसर्फेक्टेंट्स का करते हैं, जीनोबायोटिक्स का करते हैं, एंजाइम इनहिबिटर का करते हैं और इम्यूनो मॉडिफायर्स के तौर पे भी ये काम करते हैं। बायोसर्फेक्टेंट्स और जीनोबायोटिक्स के काम में ये इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका। जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जिनका नॉर्मल डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, तो ये एक्टिनोमाइसीट्स क्या करते हैं? इन हैवी मेटल्स को डिग्रेड कर सकते हैं। अब कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स की, जैसे वो डिकम्पोजर की तरह काम भी करते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं, सिंगल चैन प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं, और कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी इनका रोल होता है। जो भी रिसर्च होती है उनके लिए सबसे पहले हम माइक्रोब्स का ही यूज करते हैं, और उसके बाद में अगर नेसेसरी होता है तो हम एनिमल्स का यूज करते हैं। जितने भी रिसर्च होती है सब में माइक्रोब्स का ही यूज होता है। अब बात करते हैं फंगल का क्या रोल है। फंजाई जो होते हैं उनका इंडस्ट्री में क्या रोल होता है? तो फंजाई जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं,
एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, एल्कोहल्स का प्रोडक्शन करते हैं और एल्किलोड्स का प्रोडक्शन करते हैं। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है फंगस का। तो जो भी एल्कोहल प्रोडक्शन होता है, फूड इंडस्ट्री होती है, उसमें फंजाई होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की जो फंगस से बनते हैं, जैसे कैलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये सारे प्रोडक्ट्स फंगस से ही आइसोलेट करते हैं। और अगार जो है, अगार हमें मिलता है एल्गी से। ठीक है, तो जो लैब के अंदर जो अगार होता है वो एल्गी से ही मिल पाता है, जिसको रेड एल्गी, वाइट एल्गी, तो अगार के अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं जो अलग अलग टाइप के एल्गी से निकाली जाती है। तो एल्गी से क्या क्या रोल होते हैं? पहला होता है अगार का प्रोडक्शन होता है। एल्जीनिक एसिड, ये भी एक जेलिंग एजेंट होता है, एल्जीनिक एसिड। ठीक है, कैरेनिजिन, ये इसका प्रोडक्शन होता है। और गोइटर का ट्रीटमेंट भी एल्गी के थ्रू ही होता है। गोइटर डिजीज होती है, उसका ट्रीटमेंट भी एल्गी के थ्रू ही होता है। अब डाइजेस्टिव हेल्थ के अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है? तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे इकोलाई होता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, जैसे विटामिन का प्रोडक्शन होता है, विटामिन के का प्रोडक्शन होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं बन पाते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, ये हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये बेनिशियल बैक्टीरिया है। इसी तरीके से गाय काऊ के अंदर भी जो माइक्रोब्स होते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये सेलुलोज का ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि गाय जो है गाय जो है वो उसका डाइजेशन इजीली हो जाए। तो काऊ के डाइजेशन के सिस्टम के लिए भी जो यूजफुल एंजाइम्स है उनका प्रोडक्शन भी माइक्रोब्स ही करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोब्स का सबसे बड़ा रोल होता है कि जो भी हम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हम माइक्रोब से ही बनाते हैं। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो रिसर्च के लिए काम में आते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोब्स नहीं होते तो हम किसी भी मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है वो रिसर्च के थ्रू होता है, और रिसर्च के लिए हम सबसे पहले माइक्रोब्स और ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं। कुछ डिजीज होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही हो पाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया कौन कौन से एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, केनामाइसिन, वेंकोमाइसिन, नियोमाइसिन। और इसके अलावा कुछ एंटीटॉक्सिक प्रोडक्शन भी होता है, जैसे वेसिट्रेशन होता है। तो ये सारी जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है वो माइक्रोब से, जो बैक्टीरिया से होता है, जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करता है। एंटीबायोटिक्स होती क्या है? एक्चुअली एंटीबायोटिक्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफेंस। एक जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपना प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिलीज करता है, जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और इन एंटीबायोटिक्स को हम ह्यूमन यूज करते हैं ताकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी सेफ रहे। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटी फंगल एजेंट। तो पहले जो एंटी फंगल एजेंट बनते थे तो उनके नाम अलग होते थे। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन, सिप्लोस्पोरिन, फॉक्सेनिक एसिड। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होती है उनके बेसिस पे उनका नाम होता है। ठीक है, फंक्शनल बेसिस पे और स्ट्रक्चरल बेसिस पे इन फंगस से जो
एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है उनके बेसिस पे उनका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, अगर किसी बैक्टीरिया के किसी फंगस से अगर एंटीबायोटिक निकाल दें और उसके अंदर अजोल रिंग है तो उनको हम क्या क्या नाम देंगे? कीटोकोनेजोल, फ्लूकोनेजोल, माइकोनेजोल, इट्राकोनेजोल, लुलिकोनेजोल। तो ये कुछ एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, और सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलिन बनी थी, वो पेनिसिलिन नोटेटम स्पीशीज से ही बनी थी। अब बहुत सारे दूसरे फंगस भी हैं जिनसे ये पेनिसिलिन बनाई जा रही है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सब एंड जो वैक्सीन होती है उसके थ्रू भी ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। तो वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन वो होती है कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, पैथोजेनिक वायरस होता है, उसको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं लेकिन किल करने के बाद। ठीक है, जब उसको किल कर देते हैं या फिर अटेनुएट इनएक्टिव कर देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो चली जाती है, लेकिन फॉरेन है, हमारी बॉडी में तो आ गई है वो। ठीक है, तो वैक्सीन जब लगाते हैं, टीके लगाते हैं, तो टीके में क्या होता है? वो बैक्टीरिया होता है, वो वायरस होता है, वो पैथोजन होता है जो मरा हुआ है या फिर जो इनएक्टिव है। ठीक है, अब जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ गया है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, वो उसको किल करने करता है। किल करने के लिए वो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए कुछ खास एंटीबायोटिक, कुछ खास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक, जो सिर्फ उसी स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब मार्केट में बहुत सारे वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ है, जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है। इनमें से पोलियो है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है और हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन होती है वो हर बच्चे को लगाई जाती है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है 5 साल की एज तक इन बच्चों को ये टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका प्रोटेक्शन रहे। तो कुछ इनमें से ओरल होते हैं, कुछ इंजेक्शन से देने पड़ते हैं। ओरल में जैसे पोलियो है वो ओरल वैक्सीन होती है। ठीक है, और कुछ होते हैं मीजल्स वगैरह, ये सारे के सारे इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं उनका जो यूज़ होता है वो कुछ हार्मोन्स का, एंजाइम्स का और बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका, उनके लिए भी यूज़ होता है। और इसके अलावा कुछ मेडिकल डिवाइसेज होती है, उनका उनका प्रोडक्शन करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडीज़ होती है, उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडीज़ क्या होती है? इम्यून किसी पर्टिकुलर बीमारी होती है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सी बीमारी हुई है, तो उसका पता लगाने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक डिवाइस बनाते हैं। तो ये डिवाइस हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बना पाते हैं। इसके अलावा कुछ बायो फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग होती है, उनके लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम रिसर्च करते हैं माइक्रोब्स के ऊपर, उसके बाद में हम वो जब टेस्ट हो जाती है तो हम उसको ह्यूमन के लिए यूज करते हैं। तो कौन कौन सी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं? जैसे स्टेम सेल रिसर्च हो गई है, वैक्सीन का प्रोडक्शन हो गया, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जीन थेरेपी का वेक्टर का प्रोडक्शन आता है, जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी है। सारी टेक्नोलॉजी हम माइक्रोब्स के ऊपर यूज करते हैं ताकि हमारे लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो बेनिफिशियल मेडिसिनल बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।